हेलो एवरीवन, राम राम सभी को। देखो, हम लोगों ने पिछले टर्म पे एक मॉक टेस्ट कराया था तो उसका सॉल्यूशन करा दिया था। नेक्स्ट पे आज भी एक मॉक टेस्ट हुआ है जिसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। हम लोग आज मैथ का सॉल्यूशन करेंगे पूरा, कि जितने भी मॉक टेस्ट होंगे उस पर हम सॉल्यूशन करते जाएंगे, जिससे आप लोगों को एग्जाम में, यूपीएसआई के एग्जाम में कोई समस्या ना हो। ठीक है ना? तो देखिए, एक एक करके चलते हैं। नेक्स्ट में हमसे कह रहा है, एक सवाल दिया गया है, कह रहा है शांत जल में एक व्यक्ति की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटे है, तब उसे धारा के अनुकूल दिशा में कुछ दूरी जाने में जितना समय लगता है, उससे 3 घंटे समय धारा के प्रतिकूल दिशा में उतनी ही दूरी को तय करने में लगता है। तो हमसे कह रहा है दूरी क्या है। ठीक है ना? तो ये हमारा बोट एंड स्टीम का क्वेश्चन है कि हमें शांत जल में धारा की चाल, नाव की चाल और धारा की चाल दी गई है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स की बात करें, तो यहाँ पर हमने कहा डी किलोमीटर की दूरी अगर वो धारा के अनुकूल दिशा में जाएगी तो चाल क्या होती है, x प्लस वाई। ये क्या होती है, अनुकूल दिशा में चली गई दूरी। और एक प्रतिकूल दिशा में जाएगा तो d अपॉन एक्स माइनस वाई, जहाँ पे x क्या है, नाव की चाल, y क्या है, धारा की चाल। ठीक है? तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमसे कह रहे हैं शांत जल में जाने में चली गई लगा समय, तो d अपॉन 10 प्लस 2। ठीक है? और अगर धारा के प्रतिकूल जाएगा तो d अपॉन 10 माइनस 2। कह रहा है जो ये समय है, ये वाला समय इस समय से कितने घंटे अधिक है, 3 घंटे अधिक है। अगर हम इन दोनों के समय की डिफरेंस कहें तो वो 3 आवर के बराबर होगी। बहुत ईजी सवाल है। d अपॉन 12 डिफरेंस t अपॉन 8 इज इक्वल टू 3 आवर। एलसीएम ले लो 24, ये कितने बार, 2d डिफरेंस 3d इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 72 किलोमीटर। तो हम कहेंगे कि अगर दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, यानी कि उसकी कुल दूरी होगी 72 किलोमीटर। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल हमसे कह रहा है ए किसी कार्य का 50% भाग 16 दिन में, जबकि बी उसी कार्य का 1/4 भाग 24 दिन में पूरा कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए वे कार्य के 3/4 भाग को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। आसान सा वर्क एंड टाइम का सवाल है, आप एलसीएम मेथड से यूज कर सकते हो। कि हमसे कह रहा है ए 50% काम कर सकता है 16 दिन में। अगर 50 16 दिन में करेगा तो ए पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 32 दिन में। बी 1/4 भाग को, किसी काम का 1/4 भाग 24 दिन में करता है, तो पूरा काम 4 24 चौको 96। अगर हम यहाँ पे बात करें तो बी इस पूरे कार्य को कितने दिनों में करेगा, 96 डेज। एलसीएम ले लो कि अगर हम यहाँ बात करें तो इफिशियंसी का रेशियो निकालने के लिए हम देखेंगे ये 3 काम करेगा, ये 1 काम करेगा। तो हमसे नेक्स्ट में कह रहा है वे एक साथ अगर देखें तो प्रतिदिन वो 4 काम कर पाएंगे। एक साथ करते हुए वे इस कार्य का कितना भाग, 3/4 भाग। अगर पूरा कार्य 96 है तो इसका 3/4 निकाल लो भाई, तो 24 चौको 96, 24 दिया 72। हमें कितना काम कराना है, 72 काम। और अगर 72 काम दोनों 4 इफिशियंसी से करेंगे तो हमें टोटल दिन लगेंगे 18 डेज। तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, 18 दिन में। नेक्स्ट पे देखो, थोड़ा सा तेजी से करेंगे, आप लोग समझते रहो और बनाते रहो। ठीक है? नेक्स्ट पे हमसे कह रहा है एक अर्धवृत्त की परिधि 180 सेंटीमीटर है। यदि एक वर्ग की भुजा अर्धवृत्त के व्यास से 60% अधिक है तो उस वर्ग का परिमाप क्या होगा। ठीक है? सबसे पहली बात आएगी कि अर्धवृत्त की परिधि कितनी होती है, तो पहले समझ लो और फिर मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला समझा दूंगा कि अर्धवृत्त एक सेमी सर्कल होगा। हमें पता है कि पूरे वृत्त की जो परिधि होती है वो कितनी होती है, 2πr। तो आधी की परिधि जी ये वाली होगी, वो कितनी होगी, ये जो होगी ये होगी πr। लेकिन अगर हम बात करें तो ये भी सर्कमस्टेंसेस में ऐड हो जाएगी, किसके लिए, अर्धवृत्त के लिए। और ये टोटल कितने के बराबर है, व्यास के, तो πr प्लस 2r ये हमारे हो जाती है अर्धवृत्त की परिधि। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 22/7 r प्लस 2r। अगर हम देखेंगे 7 दूनी 14 और 22 36 r/7। तो याद रखो कि किसी भी अर्धवृत्त की परिधि 36 r/7 होती है।
कितनी होती है 36r/7। अब हमसे कह रहा है कि अर्धवृत्त की परिधि हमें दे रहा है 180, तो 36r/7 इज इक्वल टू 18। तो अगर हम बात करें 36 पंचे 180, तो रेडियस कितनी होगी 35। तो अर्धवृत्त का व्यास कितना होगा 2r, 2 गुणे 35 इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि एक वर्ग क्या भुजा अर्धवृत्त के व्यास से 60% अधिक है, तो वर्ग का परिमाप। अब आपको पता है कि जो वर्ग होता है वर्ग का परिमाप कितना होता है 4a, सभी भुजाएं बराबर 4a। ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो 4 गुणे व्यास कितना निकाला 70। ये तब है जब ये पूरे व्यास के बराबर है, लेकिन कितने परसेंट अधिक है 60% अधिक, तो 160/100, 28 गुणे 16। देखो भाई 8 छंग 48, केवल एक ही ऑप्शन है जहाँ पे इकाई का सॉरी 2 है, तो गुणा कर लो 16 अट्ठे 128, हाथ से लाई 12, 16 दूनी 32, 12 44, 448 सेंटीमीटर हमारा क्या होगा वर्ग का परिमाप। क्लियर ना। तो हमें याद रखना है कि अर्धवृत्त की जो परिधि होती है वो हमारी कितनी होती है 36r/7। हमें यहाँ पे रख देंगे, हमें डायरेक्ट क्या मिलेगा रेडियस मिल जाएगी, रेडियस से व्यास निकाल दो। व्यास का मान हमसे कह रहा है कि जो वर्ग की भुजा है वो अर्धवृत्त के व्यास से 60% क्या है अधिक है, तो हम 60% इंक्रीज कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी वर्ग की भुजा गुणे 4 कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा वर्ग का परिमाप। क्लियर ना। नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है मिश्रण ए में 10% एसिड है तथा मिश्रण बी में 30% एसिड है, तो मिश्रण ए को मिश्रण बी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में 25% एसिड है। बहुत इजी, एलिगेशन लगाओ भाई, मिश्रण ए मिश्रण बी और दोनों का कंबाइंड फॉर्म। ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो इसमें एसिड की मात्रा कितनी है 10%, इसमें एसिड की मात्रा कितनी है 30%, और टोटल मिश्रण में हमें 25%। एलिगेशन सॉल्व करो, बड़े से छोटे को माइनस करो, तो 30 में से 25 गए 5 और 25 में 10 गए 15, रेशियो 1:3। तो अगर हम कहें इनको हम 1:3 के अनुपात में मिलाएंगे तो हमें प्राप्त नए मिश्रण में 25% एसिड क्या होगा उपस्थित होगा। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी का एक सवाल तुम लोगों को मिलेगा प्रोबेबिलिटी है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, यहाँ से सवाल यूपीएसआई के एग्जाम में रखे मिलने हैं, तो बहुत अच्छे से तैयार कर लो, बहुत आसान होते हैं। नेक्स्ट में देखो हमसे कह रहा है एक थैले में 6 काली गेंदें और 8 सफेद गेंदें हैं, इनमें से एक गेंद याच्छादक या याच्छादक निकाली जाती है, तो इस गेंद के सफेद रंग के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो सीधी सी बात है कि अगर हम देखें तो सफेद गेंद कितनी है 8 है, तो अगर सफेद गेंद निकालेंगे तो वैसे तो कितनी होती चाहिए 8 तरीके, क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकालनी तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी यानी कि PE इक्वल टू क्या होता है NE/NS। ठीक है, कि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी आपको जो निकालना है उसकी प्रोबेबिलिटी बटे टोटल कितनी संभावनाएं हो सकती है। तो टोटल गेंदें अगर हम देखें तो 8 और 6 14, कितनी गेंदें हैं 14। सफेद वाली निकालनी तो सफेद कितनी है 8, आंसर 4/7। क्लियर। तो हमारे पास सफेद गेंद होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 4/7। नेक्स्ट सवाल देखो, ये सवाल ऐसे सवाल भी मिलेंगे तुम लोगों को, हमें यहाँ देखना है कि कैसे इसको फाइंड करना है कि आंसर हम लोग दे पाएँ। कि हमें यहाँ पे ये है तो इनको देखो आप लोग बना लोगे, इसको ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। ये गुणनखंड विधि होती है कि अगर हम इसके फैक्टर करें, इसको फैक्टर कर लो और इसको फैक्टर कर लो, तो हमें मिलेगा 8 और 6, 8 छंग 48 और 8 और 6 14। ठीक है, तो अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो हमें पहली कंडीशन में देखो 6x² माइनस 8 और 6 14, तो 8x माइनस 6x बराबर 8। अगर यहाँ से देखें तो 2x कॉमन है, ये कितना मिलेगा 3x माइनस 4, यहाँ से 2 कितना 2 कॉमन आएगा, ये सॉरी प्लस है, बराबर 0 के। यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो 3x प्लस सॉरी माइनस 4 इज इक्वल टू 0 के। तो एक हो गया 3x माइनस 4 और एक फैक्टर हो गया 2x माइनस 2 के,
बराबर 0 से। अगर हम देखें तो यहाँ से मिलेगा x का मान 4/3 और x बराबर 2/2 यानी कि 1 मान ये मिला। ऐसे ही अगर हम y को सॉल्व करें, ठीक है, तो हमें फैक्टर्स मिल जाएंगे सेम। समझ लो करना कैसे है। ऐसे ही हम y के एक सवाल समझाते थे, अगला आप लोग करोगे कि नेक्स्ट में क्या है 3y² माइनस 13y प्लस 12 बराबर 0। तो 12 3 36 और 36 कैसे फैक्टर करोगे 13 मिल जाए, तो 9 चौको 36, ठीक है। तो ये मिलेगा 3y² माइनस 9y माइनस 4y प्लस 12 बराबर 0। यहाँ देखो कितना कॉमन आया 3y कॉमन आया तो y माइनस 3 और यहाँ से कितना कॉमन आएगा 4 तो y माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। तो हमें एक मिला y बराबर 3 और नेक्स्ट मिला 3y बराबर 4 यानी कि y बराबर 4/3, ठीक। इधर से अगर हम कंपैरिजन करें तो हमें मिलेगा x एंड y बराबर, अगर कंपैरिजन की बात होगी x एंड y बराबर 4/3 हो रहा है और नेक्स्ट में देखो y का मान 3 है, x का मान 1 है, तो हम कहेंगे कि y का मान या तो x के बराबर होगा या y का मान x से बड़ा होगा। क्लियर ना। तो हम यहाँ पे अगर कंपैरिजन करें तो x का मान देखो 4/3 है, y का मान भी 4/3 है, तो हम कहेंगे x का मान y के मान के बराबर हो सकता है। लेकिन दूसरी कंडीशन y बराबर 3 है और x बराबर कितना 1 है, तो हम कहेंगे y का मान बड़ा होगा। तो हम यहाँ पे डी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे कि y का मान x के बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। बात समझ में। सेम उसी प्रकार से आपको 87 बना देना है। ऐसे ही फैक्टर करेंगे कि 15 चौको 60 और 15 और 4 19 और 8 6 48 और 8 6 14। सेम वैसे ही फैक्टर करेंगे, बनाएंगे, आपको मिलेगा आंसर। नेक्स्ट सवाल समझिए। ए, बी और सी अकेले कार्य करते हुए किसी कार्य को 50 दिन, 75 दिन और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे सभी 4 दिन एक साथ कार्य करते हैं, फिर सी कार्य को छोड़ देता है, तो बचे हुए कार्य को ए और बी कितने दिनों में पूरा करेगा। आसान सा सवाल बनाओ। ए है, बी है और सी है। ये कितना दिन है 50, 75 और 20 दिन। एलसीएम ले लो भाई। 50, 75 और 20 का एलसीएम 150, 150, 150। ये कितना काम करेगा 3 काम। 50, 75 और 20 है, सॉरी 20, ठीक है। तो 20 300। 50 कितने बार 6 बार, 75 150, 300 भी नहीं आया, 300 आ जाएगा 4 बार, ठीक है। और नेक्स्ट इसका 15 काम, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है कि वे सभी चारों एक साथ कार्य करते हैं, ठीक है। और कितने दिन तक करते हैं 4 दिन तक। तो देखो भाई अगर हम देखें 6 4 10 और 15 25, 25 काम किया 4 दिन में, कितना काम हो गया 100 काम हो गया। बचा कितना काम 200, 200 काम शेष बचता है। हमसे कह रहा है ए और बी बचे हुए काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अगर हम ए और बी की चर्चा करेंगे तो ये दोनों, और अगर ये दोनों काम करेंगे तो देखो ये 6 और 4 10, 10 से अगर हम भाग करेंगे तो शेष काम कितने दिन में खत्म होगा 20 दिन में। तो हमसे क्या कह रहा है ए और बी कितने दिनों में बचे हुए काम को पूरा करेगा, कितने दिन में 20 दिन। क्लियर सी बात। नेक्स्ट बनाओ। कह रहा है एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का योगफल 18 मीटर है। यदि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 792 वर्ग मीटर हो तो बेलन का आयतन कितना होगा। बात आती है सिलेंडर की। सिलेंडर मतलब बेलन, और बेलन का अगर हम बात करें तो हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अगर हम बात करें ये है हमारा बेलन, क्या है और बेलन। अगर हम इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो हमें पता है कि आधार का परिमाप 2πr और इंटू एच से मल्टीपल कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh। और प्लस हमसे कह रहा है टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रहा है, तो प्लस कितना होता है प्लस ऊपर का क्षेत्रफल प्लस नीचे का क्षेत्रफल यानी कि 2πrh
स्क्वायर। तो हमें टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाता है h प्लस आर, और ये हमें दे रहा है कितना है 792। क्लियर ना, 792। अगर हम यहाँ वैल्यू रखें 2 गुणे 22/7 गुणे आर, आर पता नहीं है, h प्लस आर बराबर कितना है 18, 18 रख दो बराबर 792 भाग दो 18 चौक 72, 18 चौक 72, 44 44 खत्म, आर बराबर 7। हमें रेडियस मिल गई। हमें क्या चाहिए, बेलन का आयतन, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7 7 इंटू 7 इंटू हाइट, हाइट अब देखो हमें पता है h प्लस आर बराबर 18 है, तो r बराबर 7 निकाल लिए तो h बराबर 11। ठीक है, यहाँ देखो 7 से 7 खत्म, 22 गुणे 77, 70 दूनी 154 की 4 हाथ से लाई 15, 154 और 15 169, 169, 1694 घन मीटर हमारा क्या होगा इसका वॉल्यूम। क्लियर सी बात। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका देखो ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है कि हमसे कह रहा है स्टार के स्थान पे कौन सा अंक होगा, ये हमें टोटल फ्रैक्शन दे रहा है। सिंप्लीफिकेशन है, आप लोगों को बॉड मास याद रखना है कि बॉड मास के अकॉर्डिंग ही हमें सॉल्व करना है, अन्यथा गलत हो जाता है कि बॉड मास मतलब बी ब्रैकेट, ब्रैकेट में आपका छोटा मंझला बड़ा, ठीक है, लाइन ब्रैकेट, इन पे काम करेंगे। ऑफ मतलब का, पहले का मतलब अगर ऑफ और डिवाइड दोनों दिया हो तो पहले का को सॉल्व करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर अगर मल्टीपल ही लगा है तो वो डिवाइड के बाद होगा, ए से एडिशन और एस सब्सट्रैक्शन, इसी ऑर्डर में हम काम करेंगे, अन्यथा गलत होने की संभावना, यानी कि गलत ही हो जाएगा। नेक्स्ट में देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है फ्रैक्शन सॉल्व करो, ये लिखा है 5/3 प्लस ये कितना लिखा है 2/7 मल्टीप्लाई, इसको x मान लेते हैं x/7 बराबर 4 और 1 5/4 गुणे 2/3 और भागे 1/6। भाग मल्टीपल और भाग में पहले कौन सॉल्व होगा, भाग सॉल्व होगा, तो भाग को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल कर दो गुणे 6। देखो 3 दूनी 6, 4 से 4 खत्म, 5 बचा। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो ये हमें मिला 2x/49 बराबर, इसको पश्चांतर कर दो तो 5 - 5/3, इसको सॉल्व करेंगे 5 × 15 में से 5 गए 10/3। ठीक है, इसे काट दो 5 बार, कैंची गुणा करो तो x/49 बराबर 5/3, तो x = 245/3, 3 से भाग दे दो 812/3, 81 सही 2/3 होगा हमारा किसका मान, x का मान। क्लियर ना, आसान सा। हम लोगों को सिंप्लीफिकेशन करना है, याद बस ये रखना है कि बॉड मास ऑर्डर फॉलो करना है। नेक्स्ट ये सर्च इंडेक्स का सवाल है और कई बार ये सवाल देखने को मिला है सेम डिजिट में, और सेम डिजिट में सॉल्व करना है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे कैरी कितनी लगी है, कैरी लगी हुई है 3 की। ठीक है, तो अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो 3 पावर बाहर आएंगी। ठीक, तो अगर हम देखें तो ये लिखा हुआ है 2 की पावर 5, अगर 2 की पावर में से 3 बाहर निकाल लेंगे तो 2 की पावर 2 बचेगा। तो हम इसे ऐसे करेंगे कि 2 × 2 और यहाँ पे 2 की पावर 2 मतलब कितना हुआ है 4, ये चला रहेगा। बात समझ में? ये आपको देखो सेम, इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, 3/4/3। ऐसे अगर हम इसे देखें तो ये लिखा हुआ है 5 की पावर 3 × 4। ठीक है, तो 5 की पावर 3 मतलब 3 पावर लगी है तो 5 बाहर आ जाएगा और ये 4/3। क्लियर सी बात ना। अब अगर हम इसे देखें तो ये लिखा हुआ है 4, 4 और 5 9, 9 में से 5 गए 6, 6 4 की पावर √3। देखो भाई ऑप्शन मिला ये, क्लियर ना। तो 6√4 पे आपको पावर कितनी मिल जाएगी √3। आपका रोज का सेशन आने वाला है कि रोज प्रैक्टिस सेट चलेंगे और रोज आपका ऐसी सॉल्यूशन मिलेगा। अगर देखो आप लोग बने रहोगे तो आपको हर वैरायटी के हर टाइप्स के क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा मिलता रहेगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आते रहेंगे कि ऐसे सवाल ऐसे लगाना है। ठीक है, एग्जाम में बहुत फायदा होगा इस चीज़ का। ठीक है, और अगर अभी तक आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, जिससे आपको क्या है समय समय पे जो वीडियो आते हैं जो अच्छे, ठीक है, आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। ठीक है, नेक्स्ट पे देखो सवाल हमसे कह रहा है, यदि कोई विक्रेता 14.4 रुपए में नारियल बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है। यदि वह इसे 25% लाभ कमाना चाहे तो उसे कितने कीमत पर नारियल बेचना होगा। बहुत इजी सवाल लगाना है इन सबको। ठीक है, हमें पता है ये विक्रय मूल्य हमें दे रहा है, विक्रय मूल्य कितना है 14.4 रुपए। विक्रय मूल्य तब है जब उसे 10% की हानि हुई। तो सीधी सी बात है, अगर हम कॉस्ट प्राइस को 100% मान के चलें तो 10% की हानि, और 10 की हानि पे बेचेंगे तो कितने बेचेंगे 90%। तो हमें पता है कि ये जो सेलिंग प्राइस दिया है ये 90% में दिया है। हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट चाहिए भाई 25%। अगर 100 रुपए की चीज को 25% लाभ में बेचेंगे तो कितने परसेंट में बेचेंगे 125%। तो 125% फाइंड कर लो। तो 1% बराबर 14.4 अपॉन 90, तो 125%। बस खत्म सवाल। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं, तो आप लोगों को बहुत इजी बना देना है। दशमलव से दशमलव हटा दो, ठीक है, इससे काट दो, 9 से काटो 16 बार, 16 नंबर 144, नीचे बचा 100, ये 5 बार, ये 4 बार, 4 चुको 16, 20, 4 पंचे 20। कि अगर हम उसे 20 रुपये प्रति नारियल की दर से बेचेंगे तो हमें पता है कि उसे क्या होगा 25% का फायदा होगा। आपको कॉस्ट प्राइस निकालने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, आप लोग बहुत इजी लगाओ कि 90% का डाटा दिया गया है, 125% हमसे पूछ रहा है। नेक्स्ट बनाओ, ये एक आयताकार प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई का अनुपात 6:5 है। यदि प्लॉट की चौड़ाई लंबाई से 34 मीटर कम है तो हमसे कह रहा है तो उसका परिमाप क्या होगा। ठीक है, क्लियर कि हमसे कह रहा है एक आयताकार प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई का अनुपात कितना है 6:5 है। अगर हम यहाँ देखें अनुपात और चौड़ाई लंबाई से 34 मीटर कम है, अगर हम यहाँ पे L अनुपात H की B की बात करें तो हमें पता है 6:5 है। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना दे रहा है 34 मीटर। ठीक है, हमें पता है ये कितनी कम है, एक कम है, तो एक यूनिट की वैल्यू 34 मीटर। तो हमसे कह रहा है उसका परिमाप। अब आपको पता है आयत का जो परिमाप होता है कितना होता है 2L + B। तो अगर 2 गुणे 6 और 5 11 और गुणे एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 34, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 34 से मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो जाएगा 22 गुणे 34, 22 चौको 88, 22 तिया 66 और 8 74। ठीक है, हमें मिलेगा 748 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे आयत का परिमाप। नेक्स्ट पे 189, 273 और 153 का चौथा अनुपातिक क्या होगा। भाई अनुपात समान अनुपात में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती, द्वितीय अनुपाती निकालना बिल्कुल सीख ही लो। और इसका देखो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, जिस अनुपात की बात किया करे उसी स्थान पे कोई कांस्टेंट मान लिया करो। हमने वो कांस्टेंट मान लिया कितना है x, 2 को लो तो 189/273, इन दोनों को लो 153/x। देखो टेबल से काट दो, जिसकी टेबल से कट जाए। तो अगर हम इसे काटे 21 की टेबल से कटेगा, 18 9 दूनी 18 काट 21 9 टाइम्स, 21 टाइम्स एंड 3 टाइम्स 13 बार, इसे काट दो 17 नंबर 153। कैच गो x बराबर 17 गुणे 13, 13 7 91, 1 हासिल 9, 13 एकम 13 और 9 22, 221। तो हमारा जो चौथा अनुपातिक है वो कितना हो जाएगा 2:1। बहुत इजी है, अगर समझ लो कॉन्सेप्ट समझो A B C। अगर हमसे कह रहे हैं प्रथम अनुपाती, यहाँ पे के माने, द्वितीय अनुपाती A B C यहाँ के माने, तृतीय अनुपाती A B यहाँ के माने, चतुर्थ अनुपाती A B C यहाँ के,
बहुत इजी है, जो अनुपात कहे हमें उसी स्थान पे कोई कांस्टेंट मान लेना। नेक्स्ट पे हमसे कह रहा है एक व्यक्ति 4 किलोमीटर लंबी सुरंग में एक रेलगाड़ी को घुसते हुए देखता है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई सुरंग की लंबाई का 8वां भाग हो और वह 6 मिनट में सुरंग से बाहर निकल गई हो तो हमसे कह रहे हैं तो उसकी रफ्तार क्या होगी। ठीक है, ट्रेन का कॉन्सेप्ट समझो भाई कि अगर ये सुरंग है, ठीक, एक ट्रेन की कुछ लंबाई है, एल लंबाई की कोई ट्रेन, जो हमसे कह रहा है हमें क्या निकालना है, रफ्तार निकालना। हमने माना कि यह x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। कितने किलोमीटर, x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। जो इसकी लंबाई है टोटल कितनी है, सुरंग की लंबाई 4 किलोमीटर, कितनी है 4 किलोमीटर, और इसकी लंबाई का 1/8 है। अगर हम 4 में 8 का भाग देंगे तो कितनी होगी 0.5, 0.5 किलोमीटर। तो जो ट्रेन की लंबाई है वो कितनी है 0.5 किलोमीटर। अब अगर हम बात करें तो कोई भी चीज़ इस चीज़ को तब निकलेगी बाहर जब हम कहेंगे इसकी लंबाई तो पार करे, साथ ही वो ट्रेन की लंबाई भी क्या करे, पार करे। ठीक है, ऐसे तो है नहीं कि पता चला ट्रेन आधी घुसी रहे और आधी निकल गई, हम कहेंगे पार कर गई। पार तभी करेगी जब यहाँ से इंजन घुसना स्टार्ट हो, इंटर यहाँ से, और जब पीछे वाला डब्बा यहाँ से छोड़ के निकल जाए तब हम कहेंगे ट्रेन की लंबाई पास होगी। जब हम किसी की ऐसी कंडीशन में पास करेंगे तो सापेक्ष चाल जो होती है हमारी क्या होगी, ऐसी कंडीशन में सापेक्ष चाल, क्योंकि ट्रेन की लंबाई है तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, ट्रेन की चाल, ठीक है, बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है, ये है 4.5, और कुल लगने वाला समय कितना है 6 मिनट, और 6 मिनट को अगर हम आवर में चेंज करें तो 1 यानी कि 6/60 1/10, 1/10, 1/10 से भाग कर 10 ऊपर चला जाएगा। x बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि हमारी जो ट्रेन होगी वो 45 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही होगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ लो, बहुत इजी है। सापेक्ष चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, चाहे किसी भी कंडीशन में ट्रेन भाग रही हो, विपरीत दिशा में हो चाहे सेम डायरेक्शन में हो, बस क्या हो जाएगी आपकी सापेक्ष चाल चेंज होती जाएगी। जैसे मान लो सेम डायरेक्शन में x माइनस वाई, विपरीत दिशा में x प्लस वाई, कुल दूरी बटे कुल समय ही लगाते रहो, आपके हर क्वेश्चन के ट्रेन के आंसर मिलेंगे। नेक्स्ट पे देखते हैं, हमसे कह रहे हैं उत्कर्ष की आयु उसके पुत्र विमर्श की से 6 गुनी है, 4 वर्ष बाद उसकी आयु विमर्श से 4 गुनी होगी। दोनों की वर्तमान आयु। सीधा सा सवाल हमसे कह रहा है उत्कर्ष और उसके पुत्र की आयु भी कितनी है, विमर्श की आयु से 6 गुनी है। भाई ये 6x हो गया, ये x हो गया, कितने वर्ष बाद 4 वर्ष बाद, +4 एंड +4। उसकी आयु विमर्श की आयु की कितनी है 4 गुनी, 4 गुना कर दो, खत्म सवाल। तो ये मिलेगा 6x + 4 बराबर 4x + 16, 2x बराबर 12, x बराबर 6। तो वर्तमान आयु चाहिए तो एक होगा 6 साल का, दूसरा होगा 36 के, 36 और 6 हमारा आंसर होगा। ठीक है, मतलब उत्कर्ष जो 6 गुना है, ठीक है, वो आपका क्या होगा 36 वर्ष का, उसका पुत्र जो है वो कितने वर्ष का 6 वर्ष का। नेक्स्ट सवाल है, यदि m एक सम संख्या है तो m² - 1 गुणनफल है क्या, दो क्रमिक संख्या। ठीक है, अगर मान लो इनकी बात करें तो इसका जो गुणनफल होगा वो कैसा होगा, दो क्रमिक। ठीक है, क्या हो सकते हैं, विषम संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण संख्याएं या सम संख्या। तो बहुत इजी, देखो अगर हम इसके फैक्टर करें तो हमें मिलेगा m+1 और m-1। क्लियर सी बात, गुणनफल की बात कर रहे हैं, फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं m+1 और m-1। अब हमसे कह रहा है कि m जो है वेयर, जहां पे m क्या है, m आपकी एक इवन नंबर है। तो आपको पता है कि इवन नंबर में एक जोड़ें या एक घटाएं आपको क्या मिलेगी, ऑड नंबर्स प्राप्त होगी। यदि हम एक जोड़ भी दें इवन नंबर में और एक घटा भी दें तो हमें क्या मिलेगी,
एक आपको ऑड नंबर्स मिलेगी। तो हम कहेंगे कि जो भी ये फंक्शन लिखा है इसके जो फैक्टर हैं वो क्या हो सकते हैं, केवल ऑड संख्याएं ही हो सकती हैं। बात समझ में आई? तो हम कहेंगे ये संख्याएं कैसी होंगी, विषम संख्याएं होंगी। क्लियर सी बात ना, क्योंकि आपको पता है इवन नंबर में हम एक जोड़ें या एक घटाएं, जोड़ने पर आपको विषम संख्या मिलेगी और घटाने पर भी विषम संख्या मिलेगी। तो जो भी ये चीज लिखी है वो आपकी क्या है, विषम फैक्टर्स होंगे इसके, अतः हम कहेंगे ये विषम संख्याओं का गुणनफल है। ठीक है, नेक्स्ट वर्क एंड टाइम का सवाल दिया हुआ है। कह रहा है 24 पुरुष किसी कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं तथा 32 महिलाएं उसी कार्य को 24 दिनों में समाप्त कर सकती हैं। ठीक है, कह रहा है 16 पुरुष 16 महिलाएं उस कार्य को शुरू करते हैं और 12 दिनों तक कार्य करते हैं। शेष कार्य 2 दिन में समाप्त हो जाता है। सॉरी, करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुष किए जाने चाहिए, यानी कि दिए जाने चाहिए, मतलब और शामिल किए जाने चाहिए, हमें ये निकालना है। ठीक है, देखो बहुत इजी। सबसे पहले ये एमडी कांस्टेंट है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, महिला और पुरुष की इफिशिएंसी। कि अगर हम यहाँ देखें तो 24 पुरुषों ने यानी कि मेल्स ने 16 दिन तक काम किया और उसी काम को 32 महिलाओं ने यानी फीमेल ने कितने दिन काम किया, 24 दिन। तो देखो 24 से 24 खत्म, 16 दूनी 32 खत्म, M/F की चर्चा करेंगे तो हमें मिलेगा 2:1। ये हो गई हमारी इफिशिएंसी। ठीक है, कि अगर पुरुष 2 काम करेगा तो महिला 1 काम करेगी। अब बताओ अगर हम काम की चर्चा करें कि काम आखिर कितना है, तो अगर हम काम की चर्चा करें तो काम ये होगा, काम कितना है, टोटल पूरा काम होगा हमारा, पूरा कार्य जितना भी है वो होगा 24M = 2 इफिशिएंसी इंटू 16। अगर हम देखें तो 24 दूनी 48 गुणे 16, 24 दूनी 48 गुणे 16 अगर हम देखेंगे तो 16 अट्ठे 128, 8 कितना बचा 12, 16 चौको 64 और 12 76, 76। ये टोटल पूरा काम हमारा कितना होगा 768 काम। अब ध्यान से समझो, कह रहा है 16 पुरुष और 16 महिलाओं को हमने काम पे लगाया। कैसे लगाया, 16 पुरुष और 16 महिलाओं को काम पे लगाया। तो भाई कितना काम हुआ, 16 गुणे 2 और 16 गुणे 1, क्योंकि आदमी कर सकता है 2 काम और महिला कर सकती है 1 काम। इन लोगों ने कितने दिन तक काम किया भाई, 12 दिन तक। तो अगर हम यहाँ देखें तो 32 और 16 टोटल 48, 48 गुणे 12 इतना काम हो गया है। 12 अट्ठे 96 की 6, हाँ सिलाई 9, 12 चौक 48 9 57, टोटल 576 काम हो चुका है 12 दिन तक। बात समझ में आ रही? अब अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल काम है 768, हो चुका है 576, शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य बचा हमारे पास 768 माइनस 576, टोटल काम बचा 8, 2, 9 एंड 1, 192 काम अभी रह गया है। अब 192 काम के लिए हमसे कह रहा है कि शेष कार्य को 2 दिन में समाप्त करने के लिए और कितने अतिरिक्त पुरुष शामिल किए जाएं। तो हमें पता है भाई ये दोनों 48 काम करते हैं। कितने, 48 काम। अगर 48 जो काम है तो ऐसे कर लो, इक्वल में लिख लो, इतना काम करना है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इधर समझो, अगर हम देखें तो टोटल हमें काम कितना करना है, इतना। हमें पता है कि ये लोग मिलके कितना काम कर रहे हैं, 48, और हमने कहा एक पुरुष एक दिन में 2 काम करेगा। तो टोटल कितने पुरुष लगा दिए हमने, x, 2 इफिशिएंसी के साथ कितने पुरुष शामिल कर दिए, x, और ये कार्य हमने निपटा दिया कितने दिन में, 2 दिन। बात समझो बहुत ध्यान से, हमारे 91 92 काम हमारे पास शेष बचा है। इतना काम ये लोग तो पहले से ही लगे हैं, कौन, 16 पुरुष और 16 महिलाएं तो पहले से ही काम कर रहे हैं। तो वो कितना काम करेंगे, 48। लेकिन हमसे कह रहा है कि कितने और अतिरिक्त पुरुष लगा दिए जाएं। तो हमने कहा हमने x अतिरिक्त पुरुष लगा दिए, उनकी इफिशिएंसी कितनी है, 2, तो 2 इफिशिएंसी के साथ हमने लगा दिए। अब कह रहा है कि पूरा कार्य 2 दिन में निपटा दो। अगर 2 दिन में निपटाएंगे तो ये 96 बराबर 48 प्लस 2x
तो अगर हम देखेंगे तो 2x इज इक्वल टू, ये घटा दो तो 48 ही आएगा, खत्म। x बराबर कितने, 24 व्यक्ति। अगर हम 24 व्यक्ति इस काम पर और लगा दें तो हमारा जो काम होगा, वो शेष काम होगा, वो 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। क्लियर ना? इससे हमें बहुत बेसिकली क्या है, सबसे पहले इफिशिएंसी निकाल लेनी है, फिर अपना पूरा काम देख लेना कि पूरा काम हमारा कितने दिनों में समाप्त हो गया। ठीक है, फिर हमें देखना है कि जितने उन लोगों ने 12 दिनों तक काम किया है तो 12 दिन में कितना काम हो गया है और कितना काम शेष बचा है। अब शेष काम को उसकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो आंसर। नेक्स्ट सवाल, ये बहुत बार सवाल आ चुका है भाई। ठीक है, इसके लिए तो तुम लोग आंसर ही मार दो तो याद कर लोगे तो बढ़िया। देखो हमसे कह रहे 3 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इतना है तथा उनका महत्तम समापवर्तक इतना है। यदि उनमें से 2 संख्याएं 700 और 770 हैं तो तीसरी संख्या का संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर 3 संख्याओं हैं तो 3 संख्याओं का एलसीएम होगा कितना, एचसीएफ गुणे अनकॉमन फैक्टर। तो अगर हम कहें पहली संख्या का अनकॉमन फैक्टर x है, दूसरी संख्या का y है, तीसरी संख्या का z है, ये एलसीएम के बराबर होगा। क्लियर सी बात। अगर हम इसे भाग दे दें तो हमें मिलेगा x y एंड z इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, 5 चौको 20, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, कितना मिलेगा 2662, सॉरी 4662। अब क्या करो, 4662 के टोटल फैक्टर बना लो। ठीक है, अगर हम टोटल फैक्टर बनाएं तो सबसे पहले भाग दे दो 2 से, 2 3 1 0, फिर 2 से भाग दो 1 1 5 5। क्लियर ना? ठीक, नेक्स्ट पे 3 से कटेगा, 3 से काटो, 3 त्रिका 9, 3 अट्ठे 24 और 3 पचे 15। फिर 3 से कटेगा 3, नहीं कटेगा, 3 एकम 3 नहीं कटेगा, 5 से भाग दो, 5 सत्ते 35, कितना बचा 3, 5 सत्ते 35। नेक्स्ट 7 से 2, 7 टाइम्स यानी कि 11 टाइम्स, और 11 से भाग दो 1। ये हो गए हमारे अनकॉमन फैक्टर के मान। ठीक है, अब हमें पता है कि ये और ये 7 और 11 के मल्टीपल्स। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारे जो और भी संख्याओं के मान हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें कि और भी मान कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक, तो अगर हम यहाँ देखें तो हम देखें तो एक हमारा फैक्टर हो सकता है, देखो इधर देखो ध्यान से, 5 तो चल ही रहा है, तो एक फैक्टर हो सकता है 5 गुणे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लो, 5 गुणे 3 15 भी हो सकता है। देखो यहाँ पे 5 तो एचसीएफ था ही, अगर 3 देखें तो एक संभावित मान ये हो सकता है। अगर इस संभावित मान में हम 5 तिया 15, ठीक है, ये मिल जाएगा। एक और देखो संभावित मान, अगर हम देखें तो 5 तिया 15 और 15 गुणे ऐसे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते जाओ, ये मिल जाएगा। 5 तिया 15 छक्का 90, यानी कि 5 तिया 15 दूनी 30 और 5 पहले वाला था तो ये 90। ठीक है, 5 गुणे 3 गुणे 5, देखो 90 नहीं मिलेगा, 180 नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके अगर फैक्टर करें तो कितना मिलेगा, 8, 5 से भाग दो, 8 बार 5 बार गुणे 5 17, 17 गुणे 5 गुणे 5, 17 पना 85, 17 तो फैक्टर में है ही नहीं, तो ये भी खत्म। बचा क्या, आपका बी ऑप्शन आंसर है। ठीक है, तो हमें संभावित मान मिलेंगे 15, 75, 165 और कितना है 825। ठीक है ना, तो ये हो जाएंगे हमारी तीसरी संख्या के संभावित मान। ठीक है ना, ऐसे करके हम यहाँ देख सकते हैं कि ऐसे कैसे मिलेंगे। ठीक है, क्लियर। आप ऑप्शन से भी मार सकते हो कि ऑप्शन से अगर मारना है तो ऑप्शन से भी मार दो, सबके फैक्टर्स देख के। ठीक है, हमें पता है अगर हमने इसकी फैक्टर करें तो सीधी सी बात है 90 के लिए हमें क्या चाहिए, एक 9 चाहिए। 9 मतलब 3 के 2 मल्टीपल चाहिए, 3 त्रिका 9, तो ना तो 90 मिलेगा ना ही 180 मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी हमने इसके फैक्टर किए तो हमें मिला 5 गुणे 5 गुणे 17। आपको पता है कि 17 हमारे एलसीएम का मल्टीपल
नहीं है, तो 17 वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। बचा क्या? ये एलसीएम वगैरह के सवाल जब भी आएगा ना, बाई ऑप्शन मारने का प्रयास किया करो। कंडीशंस बस पता होनी चाहिए आपको कि एलसीएम है क्या, एचसीएफ है क्या, तो जल्दी आंसर मिल जाता है, समय बचता है एग्जाम में। नेक्स्ट में देखो हमसे कह रहे हैं दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं, दोनों एक साथ मिलकर कितने मिनट में भरेंगे? एलसीएम कितना आएगा दोनों का? 60 आएगा। 60 ये कितना काम करेगा? 3 ये कितना करेगा? 2 दोनों मिलके 5, 5 से भाग दे दो, 12 पंचे 60, 12 मिनट आंसर। क्लियर? बहुत इजी छोटा सा सवाल है, इसलिए छोटे तरीके से बना दिया। नेक्स्ट सवाल देखो, हमसे कह रहे हैं रामू ने एक बैंक से 12,000 साधारण ब्याज की दर पर कर्जा लिया, ठीक है। 3 वर्ष बाद उसने मूलधन से 6500 रुपए बैंक को जमा कर दिए। क्या जमा किया? मूलधन। ध्यान रखना, मूलधन जमा किया, इसने ब्याज जमा नहीं किया है। 6500 रुपए बैंक में जमा कर दिए। उसके 2 वर्ष बाद 9260 रुपए बैंक में जमा कर अपना खाता बंद करवा दिया, तो कर्ज लेने की वार्षिक ब्याज दर कितनी थी? हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमने कहा कि 3 साल तक उसने इस धनराशि पे ब्याज दिया था, क्योंकि 3 साल बाद कुछ पैसे वो जमा कराए। तो हमने कहा 12,000 रुपए पर 8% की दर से 3 साल पे लगने वाला ब्याज कितना होगा? ये, ठीक है। 12 3 36 यानी कि 360। आर को भी अगर हम देखें तो चलो 360 8% निकाल लो, क्लियर। नेक्स्ट, अब अगर हम देखें तो 6500 वगैरह उसने दे दिया, 6500 दे दिया, तो बचा कितना? 5500। अब इस 5500 रुपए पर सेम 8% की दर से उसने 2 साल का ब्याज दिया। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, 11 बार 110, 11 बार, ये 2 बार 2 5 बार, यानी कि 11 R/8%। सही काटा? गलत कट गया शायद। 5500 रुपए है, 550 नहीं। 8% की दर से 2 साल का ब्याज, ये कितना मिला? 8% और कितना है? 110, ठीक है। पता ही, और ऐसे करके इसने इतना ब्याज दे दिया। अगर हम टोटल देखें तो 110 और ये 470 इंटू 8%, और अब ब्याज देख लो लगा कितना है। तो अगर हम देखें तो टोटल 5500 रुपये बचा था, 5500 और इतना और दे दिया, तो 9260 माइनस 55 इतना रुपए, तो जितना बचेगा वो क्या होगा? हमारा इंटरेस्ट। 12 में से 5 गए 7, ये कितना बचा? 8 में से 5 गए 3, यानी कि टोटल इंटरेस्ट दिया उसने इतने। ये टोटल बराबर होगा, ठीक है। काटो, 0 से 0 खत्म, 47 से काटो, 7 8 56, 8 से मल्टीपल करो, है पॉइंट में तो है नहीं, 7 8 56, 7 8 56, 8% हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी कि R बराबर 8%। पूरा 8 बार में खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं होना है, इस पर हमें सीधा सा कॉन्सेप्ट लगा देना है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये निकल आया ब्याज, शेष राशि पे ये निकल आया ब्याज, ऐसे करके टोटल पूरा ब्याज कितना दिया है? 3760 रुपये। इक्वल सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल देखो, DI का है। ठीक है, DI हमसे कह रहा है, ये हमें पहले समझ लो क्वेश्चन, ये हमें 6 शहरों की जनसंख्या का विवरण दे रहा है कि टोटल जनसंख्या कितनी है? इतनी है। इसमें जो वयस्क पुरुष का प्रतिशत इतना है, 18 वर्ष से कम बच्चों का प्रतिशत इतना है। नेक्स्ट में देखो, प्रत्येक शहर में शेष प्रतिशत वयस्क महिलाओं का है। तो अगर हम देखें महिलाओं के परसेंटेज की बात करें तो सारी महिलाओं का परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे? इन दोनों को 100 से घटा के हमें क्या मिल जाएगी? महिलाओं की परसेंटेज मिल जाएगी। नेक्स्ट में हमसे देखो क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है शहर C और D में वयस्क पुरुषों की संख्या, इन्हीं शहरों में वयस्क महिलाओं की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? ठीक है, तो पहले सबसे पहले शहर C और शहर D की वयस्क पुरुषों की संख्या निकालो। तो C कितना है? 712 और
5 टाइम 0, 7 1 2 1 2 3 4 5, 5 ही है ना, 5 0, ठीक है, गुणे 5 2/100, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3, 52 दूनी 104, हाथ से लाई 10, 52 एकम 52, 10 62, हाथ से लाई 6, 52 गुणे 7, 7 दूनी 14, 7 पंचे 35, 35 मतलब 364, ठीक है ना, 364 और 6 370, ये हो गई पुरुषों की संख्या, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है डी में भी वयस्क पुरुषों की संख्या, डी की पुरुषों की संख्या निकाल लो, 9 3 5 1 2 3 4 5, 5 0 कितने परसेंट है, 49%, ये कैलकुलेशन करा दी इंटू 100%, देखो भाई 0 0 0, चलो मल्टीप्लाई 49 गुणे 5, 245 की 5, हाथ से लाई 24, 49 गुणे 3 147, 147 तो 3 सॉरी 1 कैरी कितनी आई 6, 7 4 11 की 1, हाथ से लाई 1, 6 7 17, ठीक है। नेक्स्ट कितना है 24 गुणे 9, 49 गुणे 9, 49 गुणे 9 441, 441 गुणे 17, 8 5 4 458, 4 5 8, ये हो गई हमारी पुरुषों की संख्या। का तगड़ा कैलकुलेशन करा दिया भाई, जीरो ज़्यादा तो नहीं लग गए, 49 गुणे 35 50, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, क्लियर ना। ये हमारी सी और डी, अब क्या कह रहे हैं वयस्क पुरुषों की संख्या इन्हीं शहरों में वयस्क महिलाओं की संख्या से कितने % अधिक है, मतलब टोटल हमसे पूछ रहा है, टोटल निकाल लो भाई, तो सी प्लस डी, एक संख्या निकाल लो पहले, 0 0 0 4 5 9, कैलकुलेशन एरर तो नहीं हुई, 42 दूनी 104, 7 दूनी 14, 7 पंचे 70, लग रहा है गलत हो गई है, 42 दूनी 104 की 4, हाथ से लाई 52 दूनी 104, हाथ से लाई 10, 52 एकम 52 और 10, 62 की 2, हाथ से लाई 6, 42 गुणे, अच्छा 370, वही हम कहें थोड़ा सा एरर लिख दिए, 370, 4 5 9 2 और 1 3 8, 7 5 12 की 2, हाथ से लाई 1, और ये 4 और 3 7 और 1 8, इतनी जनसंख्या है हमारी सी और डी में रहने वाली लोगों की संख्या। अब सेम वयस्क महिलाओं की संख्या निकालो, और महिलाओं की संख्या कैसे निकलेगी भाई, ठीक है, तो इसको टोटल मिटा दें, चाहे लिख लो ऐसे ही लिखो, ठीक है। अब इसी में फीमेल निकालो, तो टोटल कितना है 7 1 2 1 2 3 4 5, गुणे हमें पता है 52% पुरुष हैं, 13% ये हैं, दोनों को मिलाएंगे 65%, तो महिलाएं कितनी होंगी 35%, 35/100, 35 दूनी 70, 0 0 0 70 की 0, हाथ से लाई 7, 35 एकम 35 और 7 42 की 2, हाथ से लाई 4, 35 सत्ती 7 दिया 21, 7 पंचे 35, 35 गुणे 7 कितना होगा 280, 200 245, 35 7 दिया 21, 7 पंचे 245, और 245 और कैरी कितनी आई थी 4 की, 245 और 4 249, दिस 49 सॉरी 245 और 4 249, 2 4 9, क्लियर, 7 दिया 21 सॉरी 7 पंचे 35, ठीक है। नेक्स्ट पे सेम डी पे महिलाओं की संख्या निकालो, ये सी पे आ गई, ऐसे डी पे महिलाओं की संख्या निकालो, कितनी है 9 3 5 1 2 3 4 5 0, गुणे इधर देखो 49 और 11 60, तो शेष महिलाएं कितनी 40,
बटे 100, 1 2 1 2 जीरो लगाओ, 0 0 0 0, कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 की जीरो, हाथ से लाई 2, 4 तिया 12 2, 14 की 4, हाथ से लाई 1, 4 नाम 36 और 1 37। हाँ, बड़ा कैलकुलेशन करा दिया भाई। तो अब इनकी टोटल संख्या निकाल लेते हैं। टोटल कितना है, देखो इधर लिख देते हैं। इनकी टोटल संख्या कितनी है, 0 0 0 0 2 9 4 13 की 3, हाथ से लाई 1, 7 4 11 1 12 की 2, हाथ से लाई 1, 3 2 4 1 5 और 1 6, 62,32,000 महिलाओं की संख्या है। 83 इनकी संख्या है। अगर हम ऐसे देखेंगे तो हमें से कह रहा है कितने प्रतिशत अधिक है। भाई कैलकुलेशन है तगड़ी, अप्रॉक्स में लगा दें। तो अगर हम देखें तो 82, इसको मान लें लगभग 80, और ये लगभग ये। तो अगर हम देखें यहाँ पे 4 का अनुपात, यहाँ 3 का अनुपात, 4 और 3 33, थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी कम है। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा 1/3। अगर हम देखें तो ये 3 पे 2223, ये 30, इसका लगभग थोड़ा सा कम है। 30% आप आंसर लगा सकते हो, अप्रॉक्स में लगा दो भाई। बहुत कैलकुलेशन करा दी, इतनी कैलकुलेशन से बच लेना है थोड़ा सा। और एग्जाम में अगर ऐसे सवाल आए इतना कैलकुलेशन की, एक आध छोड़ भी सकते हो तुम, ठीक है। पता चला लड़ोगे टाइम टेकिंग हो जाएगा, क्वेश्चन छूट जाएंगे। उससे बेटर है कि थोड़ा सा हम लोग समय बचाने के लिए हम लोग कैलकुलेशन से थोड़ा बचें, ठीक है। आप देख सकते हो कि अगर हम यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस लगभग इसका 1/3 ही होगा, है ना। देख ही लो, हटाओ, कर लिया है इतना सारा। 0 0 0, ठीक है। 9 में से 0 गए, 9 2 1 बचा, ठीक है। 8 में से 3 गए, 5 0 6। अब ये देखो 2519, अगर हम इसका देखें तो कितना होगा, 519 इसका 3 गुना है, ये इसका 3 गुना, 1/3 होगा लगभग, 30 नहीं 33%, ठीक है। लगभग 1/3 गुना है, और 1/3 के लिए हम 33% के आसपास लगा सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखो, कह रहा है शहर F में बच्चों की संख्या, शहर F में बच्चों की संख्या उसी शहर में वयस्क महिलाओं की संख्या की कितनी प्रतिशत है। चलो इसके लिए तो हमें कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा आप लोगों का, क्योंकि उसी शहर में पूछ लिया ना, तो उसी शहर पे हम लोग सिर्फ परसेंटेज पे काम कर लेंगे, काम हो जाएगा हमारा। क्योंकि मल्टीपल जो होगा वो कांस्टेंट होगा। हमसे कह रहा है शहर F में बच्चों की संख्या, ठीक है। अगर शहर F में बच्चों की संख्या कितनी है, 16%, ठीक है। और वयस्क महिलाओं की संख्या तो हमें पता है 43 और 16, अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो 6 3 9 59, टोटल 59। तो महिलाएं कितनी होंगी, 41%। यही तो पूछ रहा है, शहर F में बच्चों की संख्या महिलाओं की संख्या का कितना परसेंट है इंटू 100%। इसे देख लो लगभग कितना होगा, 1600 बटे 41, देख लो ये कितना हो जाएगा, 41 35 से तो कम है, 41 चौको 4 चौको 16, 39% आ जाएगा, 39%, ठीक है। क्लियर ना, कि 16 41 का कितना परसेंट है, बहुत ईजी आपको मिलेगा 39%। ये तो हो ही गया है। नेक्स्ट देखो, तगड़ा सवाल, ठीक है। नेक्स्ट में देखो हमसे कह रहा है दो कार एक ही स्थान से समान दिशा में एक साथ चलती हैं। पहली कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरी कार की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरी कार पहले घंटे के बाद अगले प्रत्येक घंटे में अपनी चाल को 1/2 किलोमीटर बढ़ा देती। दूसरी कार को कितने घंटे में पहली कार पार कर लेगी, ठीक है ना।
अब यहाँ पे अगर हम बात करें, पहली कार तभी पार करेगी, मतलब दूसरी कार पहली कार को तभी पार करेगी जब उसके द्वारा चली गई दूरी को वो क्या कर ले, बराबर कर ले। और जैसे ही बराबर करेगी तो हम कहेंगे कि क्या होगी, दूरी बराबर। अब देखो इसका कॉन्सेप्ट समझो, देखो ऐसे एक ट्रेन जा रही है, ट्रेन ही है, व्यक्ति है, कार है, चलो हटो, ठीक है। अब अगर हम ये देखें तो ये कार अपनी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की एक निरंतर चाल से कंटिन्यू जा रही है। हमने कहा ये यहां तक जाने में इसे टोटल टी आवर का समय लगा। क्लियर ना, कितने आवर का, टी आवर का, ठीक। नेक्स्ट यहाँ ये पहले घंटे में चलेगी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, ठीक है। कह रहा है हर प्रत्येक घंटे में वह अपनी चाल बढ़ा देता है। अगले घंटे में वो चलेगी 8.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, अगले में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति, अगले में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की, ऐसे कंटिन्यू चली जाएगी। लेकिन पार तभी करेगी जितने समय में ये होगा उतने ही समय में इसको समय भी लगेगा, टी आवर। बात समझ में आ गई, कितने हम, और ये जो टी आवर है वो ऐसे हैं अंतराल में, क्लियर ना। तो हम कहेंगे टोटल चली गई दूरी कैसी कर लो, बराबर। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको पता है ये क्या है, ये एक समांतर श्रेणी है और समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, क्योंकि अंतिम पद हमें पता नहीं, लेकिन हम कहेंगे कि अंतिम पद सिर्फ टी आवर के बराबर हो। जितने टी घंटे होंगे सॉरी उतने ही हमारे क्या होंगे, पद होंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो इसके द्वारा चली गई टी आवर में डिस्टेंस, तो आपको पता है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो अगर हम देखें तो n उतना ही है जितना कि टी आवर है, तो हम कहेंगे t/2, पहला पद कितना है 8, 8 दूनी 16 प्लस n-1 यानी कि t-1 और डिफरेंस कितने का 1/2 का, बराबर इसके द्वारा चली गई डिस्टेंस कितनी होगी 10 इंटू टी। बस हो गया सवाल सॉल्व कि इसके द्वारा चली गई टोटल दूरी, आपको पता है दूरी बराबर 4 गुणे समय, और यहाँ पे 4 गुणे समय, ठीक है। बस सॉल्व कर लो इसे, तो t का मल्टीप्लाई करते हैं, चलो पहले देख लो 16 प्लस इसका गुणा कर दो -1 इंटू 1/2, ऐसा करो, सीधे सॉल्व करने ही स्टार्ट कर दो। देखो t से t खत्म, 10 दूनी 20, 16 प्लस t इंटू 1/2 बराबर 20, तो हमें मिलेगा t-1 इंटू 1/2 बराबर 4, 4 दूनी 8, तो t-1 बराबर 8, t बराबर 9। तो हम कहेंगे टोटल 9 घंटे में ये जो पहली कार होगी वो दूसरी कार को पार कर जाएगी, क्लियर ना। तो हम कहेंगे यहाँ पे जितने घंटे में ए के द्वारा चली गई दूरी होगी उतने घंटे में बी की द्वारा चली गई दूरी अगर होगी तो वो क्या करेगी, नेक्स्ट 9 घंटे में वो क्या करेगी, पार कर जाएगी, क्लियर ना। नेक्स्ट पे देखो, नेक्स्ट हमसे कह रहा है एक स्कूल में छात्रों की संख्या प्रत्येक क्रमागत वर्षों के में क्रमशः बढ़ती है और घटती है। शुरुआत अगर 10% वृद्धि से होती है, यदि 2000 छात्रों की संख्या की तुलना 1996 के छात्रों से की जाए तो निम्नलिखित, सीधी सी बात है 96 से लेकर 2000 तक वृद्धि और कमी निकालनी। हमने मान लिया कि भाई 10% की फ्रैक्शन है, ठीक है, तो फ्रैक्शन पे ही काम कर लो। 10% वृद्धि से शुरुआत हो रही तो 11/10, अगले में 10 की कमी 9/10, ठीक है। 1996 से 97, 97 से 98, 11/10, 98 से 99, सॉरी 96, 97, 11/10, 98, 99, 100, 9/10, क्योंकि 4 बार करना पड़ेगा, 4 वर्ष का अंतराल है, ठीक। तो अगर हम देखें तो ये 99 इंटू 99 का स्क्वायर 9801 और ये हो गई 10। बताओ भाई कितने की कमी आ गई, अगर हम देखें तो 2000 की कमी है, कहाँ से 1000, तो अगर हम देखें तो टोटल कितने की कमी आ जाएगी, लगभग 2% की कमी हो जाएगी, क्लियर। समस्या कुछ, कोई समस्या नहीं, 2000 नहीं 200। नेक्स्ट अगेन फिर से सिंप्लीफिकेशन का ही सवाल है,
हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। जल्दी से भाई इसको सॉल्व कर लो। कह रहा है यदि -3/2 प्लस 2/3 3x प्लस 9x/2, ठीक है, तो करें क्या, सीधे गुणा कर दो। माइनस का 3/2 प्लस करो 3 का गुणा, 3 से 3 खत्म, 2x प्लस ये खत्म 3 दूनी 6 बराबर x/2। इसको इधर भेज दो, x वालों को इधर, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 में से 3 गई 9/2 बराबर x/2 माइनस 2x। तो 9/2 इज इक्वल टू 4 में से 3 गए माइनस का 3/2, 2 से 2 खत्म, 3 से 3 खत्म, x इज इक्वल टू -3। ऑप्शन कहाँ है, ये है। हमसे कह रहा है a माइनस बी बराबर 2 है, ए बी बराबर 8 है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू। आसान सा सवाल, डिफरेंस 2 पे इसके फैक्टर बना लो, 4 दूनी 8 खत्म। बहुत इजी क्वेश्चन। डिफरेंस 2 पे हमें क्या करना है, फैक्टर बना लेना, 4 दूनी 8। ए की वैल्यू a माइनस बी बराबर 2 है ना, तो a की वैल्यू 4 हो गई, b की वैल्यू 2 हो गई, तो 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब है 64 माइनस 2 का क्यूब 8, 64 में से 8 गए 56। ठीक है, बहुत छोटा सवाल। नेक्स्ट कह रहे हैं अंकगणितीय प्रगति के पहले 12 पदों का योगफल क्या होगा यदि पहला पद 3 और अंतिम पद 27 हो। तो सीधी सी बात है, जब पहला पद और अंतिम पद दिया गया हो तो बहुत इजी सवाल लगा लेना है हमें कि पहला पद दिया है, अंतिम पद दिया है, पदों की संख्या देना है। तो हमें याद रखना है कि योगफल जो होता है a प्लस पहला पद a, अंतिम पद l डिवाइड बाई 2 इंटू n, बस खत्म। पहला पद कितना है 12, नहीं सॉरी, पहला पद कितना है 3, अंतिम पद 47/2 गुणे 12, 50 6, 50 छक्का 300। तो ऐसे प्रथम अंतिम इन 12 पदों का योगफल कितना मिलेगा 300। नेक्स्ट हमसे कह रहा है 16, 24, 28 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या। तो सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या वही होगी, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इन संख्याओं का लासा। जब भी कभी ऐसे सवाल आया करें तो जिन संख्याओं से विभाजित करना है उन संख्याओं का क्या निकालेंगे, एलसीएम। पहले सबसे छोटी वह संख्या निकालें जो इन संख्याओं से विभाजित होगी। तो अगर देखें 24 और 16 का एलसीएम 48, 48 में 28 कंबाइन करेंगे 28, 4 कॉमन है 7 बचेगा, 48 गुणे 7 जो होगा वो एलसीएम होगा। 8 48 की सॉरी 8 से 56 की 6, हासिल आई 5, 32 336 हमारी वह छोटी संख्या होगी जो 16, 24 और 28 से विभाजित होगी। अब हमसे कह रहे हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होती है। देखो भाई भाग दे के देख लो, जितना रिमाइंडर बचेगा वो माइनस कर देना है। तो 3 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार 2, 672, कितना बचा 7, 2 और 3, 336, 9 बार चला जाएगा, 9 छक्का 54 की 4, हासिल आई 1 नहीं 5, 9 3 27 और 5, 32 की 2, हासिल आई 3, 9 3 27 और 3 30, 5 5 और 2, 255 बचा। तो देख लो भाई 9999 में से अगर हम इस रिमाइंडर को माइनस कर दें तो हमें संख्या मिल जाएगी 4479, 9744 हमारी वह 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जिसे 16 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित, 24 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित तथा 28 से भाग देने पर, यानी प्रत्येक से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल आसान सा एडिशन दे रहा है तुम्हें। एडिशन ऐसे देख लेना है, तो बस सीधे सा पता है कि दशमलव के नीचे दशमलव रखना होता है। अगर हम देखें तो ये देखो सीक्वेंस में दे रहा है 0.5, 0.35, 0.325, 0.8। जब ऐसी कंडीशन है तो पीछे से जोड़ना स्टार्ट किया करो। 5, 3 और 5 8, 3 और 5 8, 8 2 10 की 0, बस यही खत्म। ऑप्शन ही नहीं है कोई ऐसा, ठीक है, ऑप्शन लगा दो। ठीक है, ऐसे भी देखो 35,
23 और 2, टोटल कितना हो गया 260 है। तो 260 और अगर हम इनको जोड़ें तो 85 235 ठीक है यही है। तो 261.1085 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। देखो जिन्हें नहीं पता नहीं आता तो बहुत इजी, दशमलव के नीचे दशमलव इसको छोड़ दो। ठीक, तो ये मिलेगा 23.5, ये मिलेगा 2.35, ये मिलेगा दशमलव 235 और ये मिलेगा दशमलव 0235। ऐसे लिखो 5 8 10 की 0 हासिल आई 10 और 11 की 1 दशमलव, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना 23, 3 और 2 5 और 1 6 और 2 26 और 235 ये है। 235 और 26 जोड़ेंगे हम लोग तो हमें मिलेगा 261। ठीक है ना, ऐसे लगा लो। नेक्स्ट कह रहा है 2 की पावर 2x प्लस 4 बराबर 16 की पावर x, तो 2 की पावर x किसके बराबर होगी, सीधा सीधा सा दोनों के बेस बराबर कर लो आंसर। तो 2 की पावर x प्लस 4 बराबर, इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 तो 4x, घातों की कंपैरिजन कर दो तो 2x प्लस 4 बराबर 4x, तो x बराबर 2x बराबर 4, x बराबर हमारा 2। क्या पूछा है 2 की पावर x, तो 2 की पावर 2 बराबर कितना होता है 4 आंसर। ठीक है ना। हमेशा क्या करना है ऐसे क्वेश्चनों में, ये आपका इंडेक्स का सवाल है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमें बेस बराबर कर लेना है। तो घातों की तुलना या घातों को बराबर करेंगे तो देखो वैसी कंडीशन में देख लेंगे हम लोग बेस। नेक्स्ट कह रहा है 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 26 लड़कियां हैं और इन लड़कियों का औसतन वजन 42 किलोग्राम है और पूरी कक्षा का औसत वजन 48 किलोग्राम है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी होगी। ऐसे सवालों को एलिगेशन बनाओगे समय कम लगेगा। देखो 39 में से 26 लड़कियां हैं, गर्ल्स एंड बॉयज, लड़कियां कितनी हैं 26, तो 39 में से 26 लड़कियां निकल गई, बचे कितनी 13। ठीक है, कह रहा है लड़कियों का औसत वजन कितना है 42 किलोग्राम, सभी विद्यार्थियों की औसत वजन कितना है 48 किलोग्राम, ये हमें निकालना है x। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे रेशियो निकाल लें 1:2, इससे अगर माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 6 और ये कितना हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो इधर पे जो भी संख्या होगी इससे बड़ी होगी और इससे बड़ी होगी किसके मल्टीपल में 2 के मल्टीपल, 6 दूनी 12। बहुत ईजी, देखो 6 दूनी 12 क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 यूनिट की वैल्यू किसकी है बराबर 12 के, तो अगर हम यहाँ मल्टीपल करेंगे यानी कि सॉरी ऐड करेंगे तो 48 और 12 60, यानी कि यहाँ पे कितना मिलेगा 60 2 रेशियो पे। तो अगर हम यहाँ देखें 2:1 या ऐसे भी देख लो, ऐसे नहीं देखना तो ऐसे देखो, यहाँ पे अनुपात कितना है 1:2 का, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 6, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 12। अब अगर हम देखें तो ये वैल्यू इससे कम है तो ये वैल्यू इससे ज़्यादा होगी, तो 48 में से 12 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 60, तो हमारा जो होगा 60 हमारा आंसर हो जाएगा कि लड़कों का औसत वजन कितना है 60 किलोग्राम। नेक्स्ट देखो हमसे कह रहा है 135 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगनी है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगनी है, तो मतलब ये 2 हैं ये 1 है, 2 और 1 3 3 45, 45 दूनी 90, 90 और 45, ये बॉयज होंगे और ये गर्ल्स होंगे। नेक्स्ट में हमसे कह रहे हैं वार्षिक परीक्षा में 1/6 लड़के और 1/3 लड़कियां अनुत्तीर्ण होती हैं, तो उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो उत्तीर्ण हो। सीधी सी बात है कि 6 में से 1 फेल होता है तो पास कितने होंगे 5, तो इसका 90 का 5/6 निकाल लो, 6 15 15 75, तो कितने लड़के पास होंगे 75 लड़के पास होंगे। नेक्स्ट में 3 में से 1 लड़की फेल होती है तो 2 पास होंगी, 2/3 15, 15 दूनी 30, तो टोटल कितने लोग पास हुए 105 लोग, टोटल कितने में 135 में इंटू 100%। देख लो भाई उत्तीर्ण परसेंट देखना था, 15 सत्ते 105, 15 नंबर 135, 700/9, 9 का भाग देंगे तो 777 ये आएगा। 77.7
8% लोग उस परीक्षा में पास होंगे। नेक्स्ट, सुमन, साक्षी और मयंक एक साझेदारी करते हैं, यानी कि पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ गया आपका। सुमन साक्षी से 5 गुना और साक्षी मयंक के निवेश का 3/5 भाग निवेश करती है, तो वर्ष में कुल अनुपात इतना है, कुछ लाभ इतना है, तो हमसे कह रहा है साक्षी का लाभ ज्ञात कीजिए। तो सीधी सी बात है, ये सुमन है, ये साक्षी है और ये मयंक है। ठीक है, देख लो भाई, ये इससे सुमन साक्षी का 5 गुना है, ये इसका 5 गुना है, और साक्षी मयंक के निवेश का 3/5 गुना है। तो बहुत इजी, बेस वैल्यू को मान लो। सबसे पहले 5/3, 3 का 5 गुना 15, खत्म। अनुपात निकल आया, इनके निवेश का अनुपात कितना है, 15:3:5। हमसे कह रहे हैं टोटल यूनिट 23 यूनिट, 23 यूनिट बराबर है 23,000 के। तो एक यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 1000। अब हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया साक्षी का लाभ कितना है। तो साक्षी कौन है, ये साक्षी का लाभ 3 यूनिट, 3 गुणे 1000 करेंगे हम लोग, 3000 आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट, हमसे कह रहे हैं ए, बी और सी 3 गिलासों में 2:3:4 के अनुपात में स्प्रिट और पानी का मिश्रण भरा हुआ है। ए और बी और सी में स्प्रिट और पानी का अनुपात 1:3:1:5, 3:5 और 5:7 के अनुपात में। यदि तीनों गिलासों के मिश्रण को एक साथ मिला दिया जाए तो उस मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात क्या होगा। इसको देखो हम लोग ठासू से तरीके से बनाएंगे, बहुत इजी। इसमें हमें कह रहा है ए, बी और सी, इस पे अनुपात जो है स्प्रिट एंड वाटर का, स्प्रिट एंड वाटर का रेशियो है 1:5, 3:5 और 5:7। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें ये कितना मिला, 6, ये कितना है 8, ये कितना है 12। अगर हम देखें तो 6, 8 और 12 का रेशियो निकालेंगे तो 3:4:6 निकलेगा। अनुपात कितना है, 2:3:4। तो देखो सबसे बेस्ट तरीके से समझेंगे यहाँ पे कि अगर हम देखें तो ये जो पात्र होगा 5 और 6 यूनिट का होगा, ये जो पात्र होगा ये कितने यूनिट का होगा, ये होगा 8 यूनिट का, और ये जो पात्र होगा ये होगा 12 यूनिट का। हम लोग करें क्या, सबसे पहले इनको कर लो बराबर, और बराबर करने के लिए 6, 8 और 12 का एलसीएम लेंगे तो 24, सबको 24 बनाओ, 4, 3 और 2। तो अगर हम इस कंडीशन में इनका रेशियो निकालेंगे तो हमें मिलेगा 4 से गुणा करो 4 और 20, 3 से गुणा करो 9 और 15, 2 से गुणा करो 10 और 14। क्लियर ना। अब ये पात्र तीनों कैसे हो गए, बराबर। अब हमसे कह रहे हैं इन पात्रों की जो क्षमताओं का अनुपात है 2:3:4। ठीक है, तो हमें भाई इसको बना दो 2 गुना, इसको बना दो 3 गुना और इसको बना दो 4 गुना। ठीक है, अगर हम ऐसे करेंगे तो ये मिलेगा 8 और 40, ये कितना मिलेगा 27 और 45, और ये मिलेगा हमें 40 और 14 चौको 56। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर हम इनको अब बड़े बर्तन में उड़ेलेंगे तो स्प्रिट से कंबाइन होगा और पानी से। तो सबको जोड़ दो, 8 7 15 की 5, हासिल आई 1 6 1 75 रेशियो, 9 6 5 11 की 1 हासिल आई 1 13, 8 5 13 1 14, 141। तो आंसर कितना मिलेगा हमें, 75 रेशियो 141, यानी कि 3 से कड़े आना चाहिए इसको 25 टाइम्स, और 4 तिया 12, 7 तिया 25:47 हमारा क्या होगा आंसर। क्लियर ना। 25:47 हमें क्या मिल जाएगा आंसर। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि एक थैले में 4 काली गेंद, 6 नारंगी गेंद और 5 लाल गेंद है। 3 गेंद निकाली जानी है या छदे निकाली जानी है, तो क्या प्रायिकता होगी कि इनमें से कोई गेंद नारंगी नहीं हो। ठीक है, तो नारंगी गेंदों की संख्या कितनी है 6, यानी कि नारंगी नहीं होनी है। तो हमारे पास टोटल कितनी गेंद बची 9। तो पहले अगर देखें तो नारंगी ना हो, तो अगर हम यहाँ देखें तो हम पहले निकाल लें टोटल कितनी है 9 गेंदें हैं, और 9 में से कितनी निकालनी है, क्योंकि प्रायिकता निकालनी है तो एनी/एन, तो हो कितनी पॉसिबिलिटी सकती हैं
कि अगर हम देखें तो हमारे पास 9 गेंद है, 9 में से कितनी चुननी है? 3। तो अगर हम देखें तो 9C3 इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है फैक्टोरियल लगा के देखेंगे तो 9 गुणे 8 गुणे 7 और आपको पता है 6 से 3, 9 में से 3 गए 6, 6 से खत्म हो जाना है। 3 की टेबल पढ़ लो, 3 गुणे 2 गुणे 1 काट दो, 3 त्रिका 9, 2 4 बार तो 7 चौका 28 दिया 84, 84 ये हमारा किसका मान हो गया? एनी का। अब टोटल कितने तरीके हो सकते हैं भाई? टोटल हमारे पास कितनी गेंदें हैं? टोटल हमारे पास है 6 4 10 5 15। 15 में से कितनी चुननी है? 3 चुननी है। इसे सॉल्व कर लो तो 15 गुणे 14 गुणे 13 बटे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है। 3 पचे 15 7 तो 7 पंचे 35 गुणे 13, 35 गुणे 13 सही है ना? 5 5 7 35, 35 गुणे 13, 13 पंचे 65 की 5 यहाँ से लाई 6 13 455। अब हमें क्या करना है? प्रोबेबिलिटी, तो 84 बटे 455 ये आंसर। क्लियर ना? तो 3 गेंदे अगर हम देखें तो कोई भी गेंद नारंगी ना हो तो नारंगी से मतलब ही नहीं रखो एनी के लिए, ठीक है। मतलब कितने संभव मान हैं, ठीक है। कब? जब हमें 3 यादच्छादक रूप से नारंगी निकाली है और बिल्कुल नारंगी ना हो तो नारंगी को बिल्कुल ये समझ के रखो कि भाई उसको हटाई दो। तो टोटल हमारे पास 9 गेंदे, 9 में से 3 निकालने की, टोटल तरीके कितने होंगे? इतने। अब चूंकि क्या है टोटल कितनी संभावनाएं हो सकती हैं तो अब नारंगी को फिर इंक्लूड कर दो, टोटल 15 में से 3 निकालनी, खत्म, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल हमसे कह रहा है कि समुच्चय S x बिलोंग्स टू n दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 है। कितना है? 3 है। तो हमसे कह रहा है x का मान कितना होगा? यही है, x कैसा समुच्चय होगा? अच्छा चलो ठीक। तो सीधी सी बात है, अगर हम इसको 3 के बराबर करना चाहते हैं तो x बराबर 0 होगा। क्लियर सी बात। और 0 जो होता है वो आपका किस में आता है? रिक्त समुच्चय में, ठीक है ना। तो 0 कैसा होगा? एक रिक्त समुच्चय हो जाएगा, ठीक। क्योंकि हमें कह रहा है x प्लस 3 बराबर 3 और 3 बराबर 3 है मतलब x का मान 0 और 0 आपका क्या हो जाएगा? 5 मतलब रिक्त समुच्चय। नेक्स्ट हमसे कह रहा है ये कॉलोनी में 100 निवासियों का माध्य आयु निकालनी है भाई, माध्य आयु, ठीक है। सवाल हो गया है मस्सा, ठीक है। और जब माध्य आयु निकालते हैं तो हमें निकालना होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एक्स या सिग्मा एफ, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें तो अगर हमें ये निकालना है तो पहले यहाँ पे अंतराल देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अंतराल अगर हम बात करें तो 0 से 10 दोनों के बीच का अंतर 5, ठीक है। और सब देखें माध्य निकालने के लिए 5 तो 5 और 5 के कंपैरिजन में डिफरेंस कितना हो? निवासियों की संख्या कितनी होगी? 10। नेक्स्ट देखो 15 के डिफरेंस में निवासियों की संख्या 15 होगी। नेक्स्ट 90 में से 75 गए 15, 75 में से 25 50 गए 25, ठीक है। सॉरी यहाँ पे तो ये है ना मान 25 और यहाँ पे डिफरेंस कितना मिलेगा? 25 का, ठीक। नेक्स्ट 35 पे डिफरेंस देखो, 50 से 25 गए फिर से 25, फिर नेक्स्ट 45 की आयु यहाँ पे मिलेगी, 25 में 15 गए 25 15 डिफरेंस कितना मिलेगा? 10 का। नेक्स्ट 55 में 15 में से 5 गए 10, ठीक है। नेक्स्ट आपका 65 और 5 में से 0 गए 5। अब देखो ये हो गया, ये हमारे f और x अब मल्टीपल एफ एक्स सबका मल्टीपल कर दो, टोटल 50 225 625 करो गुणा 25 पंचे 125 12 25 3 75 12 87 875 450, थोड़े से बड़े सवाल होते हैं ये, 550 एंड आपका 65 325। नाउ सबको जोड़ दो, 6 5 11 11 5 21 की 1
सॉरी 625, 5 10 15 20 0 2 7 7 2 7 2 9 9 7 14 तो 5 0 6 5 3 8 12 18 18 18 24 3 3100 और टोटल कितने निवासी हैं 100। नाउ एट माध्य इज इक्वल टू टोटल नंबर एंड टोटल व्यक्तियों की संख्या। तो हमें मिलेगी माध्य आयु टोटल कितने वर्ष होगी 31 वर्ष। ठीक है, ये बारंबारता को क्वेश्चन होता है, इनको समझ लो। यहाँ से जैसे 0 से 10 है तो डिफरेंट मध्य देखा करो 5 15 25 35 45 55 और 65। यहाँ से अंतराल निकाला करो 10 15 25 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो fx मिलेगा और टोटल संख्या तो है ही आपकी 100। तो अगर 100 पे देखेंगे तो टोटल सबका एडिशन 3100 बटे सिग्मा x। सिग्मा का मतलब होता है एडिशन, सबको जोड़ेंगे तो 3100 और बटे 100। नेक्स्ट ये दो क्वेश्चन मैथ्स में ही आए हैं लेकिन है रीजनिंग के, तो बहुत इजी जल्दी जल्दी से इन्हें बना लेते हैं। कह रहे सुरेश को याद है कि उसके पिताजी का जन्मदिन 21 अगस्त के बाद और 29 अगस्त के पहले होता है। जब भी कभी ऐसी बात आएगी तो 21 को नहीं होगा, 21 के बाद होगा, 29 के पहले होगा किसी दिन को, तो 29 को नहीं होगा, मतलब इस डेट पे होगा। लेकिन जबकि उसकी बहन को याद है वो उसका पिताजी जी का जन्मदिन 26 के बाद और 31 के पहले होता है। ठीक, तो इन दोनों को कथन को सत्य मानते हुए बताइए सुरेश के पिताजी। सीधी सी बात है, आपको ऐसी लाइनें खींच देनी होती हैं दोनों पे। बीच में कौन सी डेट आएगी, आपको बीच में 26 के बाद 27 और 28 मिलेगी, तो हम कहेंगे या तो उसके पिताजी का जन्मदिन 27 को होगा या 28 को होगा। क्लियर। एक और है सेम सवाल, देख लो हमसे कह रहा है कि पूर्वा को याद है कि पूर्वी का जन्म 25 मई के बाद लेकिन 30 मई के पहले किसी तारीख को हुआ है, तो 25 और 30 के मध्य में होगा। परंतु उसके पिता को याद है कि पूर्वी का जन्मदिन 28 मई के बाद लेकिन 31 मई के पहले है। 28 के बाद और 31 के पहले अगर हम देखें तो 30 और 28 के बीच में कौन सी डेट आएगी 29, तो हम कहेंगे उसके यानी कि पूर्वी का जन्मदिन 29 मई को होगा। क्लियर ना। तो ये हमारे इस मॉक टेस्ट के यूपीएसआई के 40 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, जिससे आप लोगों को आने वाले वीडियो भी प्राप्त हो सके। ठीक है ना। सभी को अगेन राम राम, धन्यवाद।